Hi guys, now let us do the next thing, which is the price setting relation. Price setting relation actually काफ़ी simple है. Wage relation भी simple ही था, but still. So price setting relation के अंदर हम बोलते हैं कि अब हम firms का perspective लेते हैं. सो अगर आपको याद हो, जब हमने वेज सेटिंग रिलेशन लिया था तो वह हमने लेबर का पर्सपेक्टिव लिया था. हमने बोला था कि वेज रेट जो होता है लेबर के लिए वो डिपेंड करता है अनएम्प्लॉयमेंट पे और अदर फैक्टर्स पे. ऐसे ही अब हम जो रिलेशन ले रहे हैं वो हम फर्म्स के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं. तो हम ये बोल रहे हैं कि फर्म्स जो है वो अपना प्राइस किस तरीके से सेट करती हैं. इसके लिए हम फर्म का एक प्रोडक्शन फंक्शन लेंगे. सो वी आर अज्यूमिंग दैट the production function is y is equal to an. यहाँ पे हमारी assumptions क्या है? Labor is the only factor of production. Labor is the only factor of production. Second is that there are constant returns to factor. You know, there is a very interesting thing here. I remember a couple of years back, or maybe a little more than a couple of years back, exams में ना question आया था, explain the assumption of constant returns to scale in price setting relation. 10 years का question था, internal का question था किसी college का, I don't remember. And the student came and asked me कि मैम scale यहाँ पे कैसे होगा? आप बेटा try and understand, it's quite simple. अगर आपका production function सिर्फ एक ही factor पे है जो कि labor है, तो returns to factor is same as returns to scale. रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल में फ़र्क होता क्या है? रिटर्न्स टू फैक्टर होता है कि एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. सो जब हम बोलते हैं कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, लेबर और कैपिटल, लेबर के चेंज होने से हमारे वाई के ऊपर क्या चेंज आया, तो हम बोलते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर. So when I change one factor and I see the change in output because of that factor, it's returns to factors. अगर मैंने लेबर को चेंज किया और लेबर के चेंज होने पे मैंने देखा कि वाई के ऊपर क्या चेंज आया, दैट इज रिटर्न्स टू फैक्टर. ऐसे ही जब मैं लेबर और कैपिटल दोनों को चेंज करूंगी और देखूंगी उसके हिसाब से वाई के ऊपर क्या चेंज आया, तो वो होता है रिटर्न्स टू स्केल. तो वो होता है रिटर्न्स टू स्केल. अब क्या है, आपने बोला कैपिटल है ही नहीं, तो अगर कैपिटल नहीं है तो लेबर के चेंज होने पे आउटपुट पे चेंज आएगा ना. तो अब उसमें मैं रिटर्न्स टू फैक्टर बोलूँ या रिटर्न्स टू स्केल बोलूँ, बात तो एक ही है ना. Alright, so labor is the only factor of production and there's constant returns to factor or scale. That these are my two assumptions, right? So when y is equal to a into n hai and labor is the only factor of production and I have constant returns to factor or scale, I am saying that हमारी technology जो है ना वो भी fixed है. अगर हमारी टेक्नोलॉजी भी फिक्स्ड है, इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी भी फिक्स्ड है. एफिशिएंसी भी फिक्स्ड है मतलब अगर एक लेबर 2 यूनिट प्रोड्यूस करती है, सो इफ वन लेबर प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स टुडे, then one labor will keep on producing 2 units in the future as well. And we are taking a further simplistic assumption of saying that A is equal to 1. So हम बोल रहे हैं एक लेबर एक ही यूनिट प्रोड्यूस करती है और हमेशा उतनी ही प्रोड्यूस करती रहेगी फॉरएवर. सो अगर 100 लोग एम्प्लॉयड हैं तो 100 यूनिट की प्रोडक्शन है, 200 लोग एम्प्लॉयड हैं तो 200 यूनिट की प्रोडक्शन है. तो ऐसे इन सब चीज़ों को जब हम अज्यूम करते हैं तो हमारे पास आता है ये प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन क्या आया, y is equal to n. अगर y is equal to n है, so one labor then is producing 1 unit. 1 labor को मैंने वेज रेट दिया, 1 यूनिट से मैंने प्राइस अर्न किया. अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो उसके हिसाब से P शुड बी इक्वल टू W, राइट? क्योंकि W जो है that is the cost, right? That is my marginal cost. Why is that my marginal cost? क्योंकि एक लेबर ने एक यूनिट प्रोड्यूस किया, एक यूनिट प्रोड्यूस करने की मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई, एक लेबर को मैंने क्या पे किया, W. So my marginal cost is W, right? And you know that at equilibrium in perfect competition, at equilibrium P is equal to marginal cost, which means P is equal to W according to P is equal to MC condition. Make sense? You understand how marginal cost is W? I'll repeat it. Marginal cost is W because एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए एक लेबर चाहिए, एक लेबर को हायर करने के लिए मैंने W पे करा, तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए W पे करा. सो P is equal to W is my condition. अब प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमी में सारा का सारा जो है, ऑल द फर्म्स कैन नॉट बी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. कुछ में तो मोनोपोली होगा ही होगा ना,
कुछ में तो मोनोपोली होगा ही होगा. तो दैट इज व्हाई प्राइस देन बिकम्स 1 प्लस म्यू इंटू डब्ल्यू. सो वी से दैट हमारे पास कुछ केसेस में जहाँ पे मोनोपोली है, जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, वहाँ पे प्राइस जो है वो वेज रेट से ज़्यादा होगा, क्योंकि फर्म जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहेगी. Firm will want to make extra profit as in terms of markup, and that markup will be based on W. Why? W is my cost, है ना. तो फर्म ने बोला कि मेरी W कॉस्ट है और मेरे पास 20% की मोनोपोली पावर है हाइपोथेटिकली. तो फर्म बोलती है कि 20% का मैं मार्कअप चार्ज करना चाहती हूँ इकोनॉमी से, तो मैं प्राइस चार्ज करूँगी W plus 20% of W. I will want to charge this price. This is what 1 plus 0.2 into W, which is nothing but 1 plus mu into W. So this becomes my price setting relation. This becomes my price setting relation. So इस रिलेशन में अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे W इंक्रीज होगा वैसे वैसे P इंक्रीज होगा. दैट इज वन. सेकेंड इज जैसे जैसे म्यू इंक्रीज होगा, मतलब मेरा मोनोपोली पावर इंक्रीज हो रही है. अगर मोनोपोली पावर इंक्रीज होगी तो मार्कअप इंक्रीज करेगा, मार्कअप इंक्रीज करेगा तो भी प्राइस इंक्रीज होगा. Alright, this relation can also be written as W by P is equal to 1 upon 1 plus mu. W by P is equal to 1 upon 1 plus mu. So ये मेरा प्राइस सेटिंग रिलेशन है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेट सेटिंग प्राइस सेटिंग दोनों को इकट्ठा करके अपना मेन एनालिसिस करेंगे. Alright, I hope this is clear. Please remember the assumptions here. Assumptions are very, very important. Alright, I will see you in the next video. Thank you.